आइए, इतिहास के कुछ बहुत ही गहरे पन्नों को एक साथ पलटते हैं। ये हमारा कोई आम विश्लेषण नहीं है, बल्कि समय में पीछे जाने का एक बेहद गंभीर सफर है। साल 1942, जब दुनिया का भविष्य सचमुच एक कच्चे धागे से लटक रहा था। हिटलर की सेनाएं तबाही मचा रही थीं, और इस महाविनाश को रोकने के लिए दो एकदम विपरीत विचारधाराओं वाले देशों, ब्रिटेन और सोवियत संघ को एक साथ आना पड़ा। आज के इस विश्लेषण में हम उस रात की कहानी में उतरेंगे जो सत्ता, मानसिकता और नेतृत्व की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, 1942 का मॉस्को शहर, बर्फ से ढकी वो सर्द सड़कें और आसमान से लगातार गिरते बम। दूर से आती वो खौफनाक गूंज, हर तरफ खौफ और अनिश्चितता का साया था। वहां से गुजरने वाले हर सैनिक के चेहरे पर तनाव की गहरी लकीरें थीं। इतनी भयावह स्थिति में तो किसी का भी हौसला टूट जाए, है ना? लेकिन इन सब के बीच सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन एक अजीब सी रहस्यमयी शांति ओढ़े हुए थे, और यहीं से हमारी ये ऐतिहासिक कहानी आकार लेती है। इसी दमघोटू माहौल में एक ऐतिहासिक मुलाकात होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल युद्ध की रणनीतियां तय करने मॉस्को पहुंचते हैं। अब चर्चिल को समझिए, वो एक ऐसे नेता थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के शाही वैभव में पले बढ़े थे, एक कट्टर साम्राज्यवादी जो स्टालिन को महज एक क्रूर और रहस्यमयी तानाशाह मानते थे। ये सिर्फ दो नेताओं का हाथ मिलाना नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का सीधा टकराव था। भाग 1, एक अप्रत्याशित निमंत्रण, जब कूटनीति ने अचानक एक व्यक्तिगत मोड़ ले लिया। मॉस्को में बैठकों का एक लंबा और थका देने वाला दौर चल रहा था। अगले ही दिन चर्चिल को वापस ब्रिटेन लौटना था। सब कुछ एकदम सधे हुए कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत चल रहा था। लेकिन तभी अचानक वो दीवार टूट जाती है। स्टालिन कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, कल आप चले जाएंगे, आज कुछ समय औपचारिक चर्चा से अलग बिताते हैं। मेरे घर चलिए, अब बाहर बमबारी हो रही है, और इस महायुद्ध के बीच ऐसा सीधा और साधारण निमंत्रण, और वो भी बिना किसी भारी सुरक्षा के। चर्चिल जैसे शाही नेता के लिए यह पहला बड़ा वैचारिक झटका था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने के नाते चर्चिल ने क्या कल्पना की होगी? जाहिर है, दुनिया के इतने बड़े देश के सर्वोच्च नेता का घर किसी भव्य राजमहल जैसा ही होगा ना। बड़े बड़े दरवाजे, चमकता हुआ संगमरमर, शानदार झूमर और पहरेदारों की लंबी कतारें। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। वहां एक छोटा सा फ्लैट था, मामूली लकड़ी का फर्नीचर और लेनिन की यादों का एक सादा सा कोना। ये विरोधाभास वाकई हैरान कर देने वाला था। भाग दे, सत्ता का सादा निवास, अंधेरी सड़कों से गुजरता एक मौन सफर। तो घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला, जरा देखिए। बैठकें खत्म हुई, वो अप्रत्याशित निमंत्रण मिला, और फिर शुरू हुआ मॉस्को की उन सर्द अंधेरी सड़कों पर एक खामोश सफर। कोई बड़ा सुरक्षा काफिला नहीं, कोई सायरन नहीं। उस कार के अंदर पसरा मौन बहुत भारी था। हर गुजरते पल और हर कदम के साथ चर्चिल के दिमाग में सत्ता और ताकत की जो भी शाही तस्वीर थी, वो धीरे धीरे टूट रही थी। जब वे उस घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां शासक की शान और शौकत का नामो निशान तक नहीं था। एकदम साधारण फर्नीचर, दीवारों पर बस नाम मात्र की सजावट। ऊपर की मंजिल पर बस स्टालिन के गुरु लेनिन के सम्मान में बना एक छोटा सा स्मारक जैसा स्थान था। इस सादगी ने उस कमरे में एक ऐसी गहरी खामोशी पैदा कर दी थी जो शायद बाहर के शोर से भी ज्यादा असरदार थी। भाग 3, चौंकाने वाला सच, भोजन की मेज पर विचारधाराओं का टकराव। युद्ध और यूरोप के भविष्य की गंभीर चर्चाओं के बीच बातचीत अचानक उस शाम के भोजन की ओर मुड़ गई, और यहीं पर असली टकराव हुआ। अपनी जन्मजात शाही मानसिकता के चलते चर्चिल ने बहुत ही सहजता से पूछ लिया, आज भोजन का इंतजाम कौन करेगा? आपका रसोइया कब आएगा? उनके लिए तो यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था कि इतने बड़े नेता की सेवा में रसोइयों और कर्मचारियों की पूरी एक फौज तो तैनात होगी ही। लेकिन स्टालिन का जवाब, वो बिल्कुल शांत और सामान्य स्वर में बोले, हमारे यहाँ कोई निजी रसोइया नहीं है, खाना हम खुद बनाते हैं। एक पल के लिए रुकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। वो आदमी जिसके फैसलों से दुनिया का भूगोल बदल रहा था, वो कह रहा था कि वो अपना खाना खुद बनाता है। इस एक वाक्य ने पल भर के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पूरी तरह से निश्शब्द कर दिया। फिर भी शाही भ्रम इतनी आसानी से कहाँ टूटते हैं? चर्चिल मुस्कुराए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई मजाक है। उन्हें लगा, चलो अगर निजी रसोइया नहीं है तो जाहिर है कि उनकी पत्नी खाना बनाएंगी। उन्होंने विनम्रता से कहा कि चलिए, आपकी पत्नी भोजन तैयार कर लेंगी। उनके लिए यह सोचना भी असंभव था कि दुनिया के इस सबसे ताकतवर व्यक्ति को रसोई में जाने की जरूरत पड़े भी।
और तभी स्टालिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वो अभी घर पर नहीं हैं, वे कपड़े के कारखाने में काम करने गई हैं, शाम को लौटेंगी, तब खाना बनेगा। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और चौंकाने वाला मोड़ है। महाशक्ति के सर्वोच्च नेता की पत्नी उस भीषण युद्ध के दौर में एक साधारण मजदूर की तरह कपड़े के कारखाने में काम कर रही थी। इस एक सच ने चर्चिल के उस पूरे कुलीन और शाही विश्वदृष्टि को जड़ से हिलाकर रख दिया। भाग 4, असली नेतृत्व क्या है? चर्चिल का वो गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव। उस बातचीत के बाद कमरे में जो सन्नाटा पसरा, वो सिर्फ शब्दों की कमी नहीं थी, वो चर्चिल के भीतर चल रहे तूफानी विचारों की गूंज थी। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो उस छोटी सी मेज पर दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियां टकरा रही थीं। एक तरफ साम्राज्यवादी विलासिता थी, जहां ताकत का मतलब विशेषाधिकार और सेवक थे, और दूसरी तरफ थी युद्धकालीन साम्यवादी सादगी, जहां कठोर अनुशासन और साझा किया जाने वाला श्रम ही सब कुछ था। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि यूरोप के महलों का वैभव जब इस जमीनी हकीकत से टकराया तो उसका असर कितना गहरा था। हमें उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ को भी याद रखना चाहिए। उस दौर की सोवियत संस्कृति में खुद को जनता का नेता दिखाना और सादगी से रहना एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक विचारधारा थी। सत्ता को विलासिता नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था। यह विशिष्ट घटना सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे युग की मानसिकता का एक सशक्त प्रतीक है। और इसी के साथ हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचकर देखिए, क्या सत्ता की असली ताकत उसके राजमहलों और उसकी विलासिता में छुपी है, या फिर असली नेतृत्व जनता के बीच सादगी से जीने और उनके संघर्षों को साझा करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस गहरे और विचारणीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए।